एवरीवन, सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर के अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं राउट्स लॉ फॉर लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। ये लॉ हमें ये बताने में हेल्प करता है कि अगर मान लीजिए हमने बोले दो लिक्विड को आपस में मिक्स करा है तो इन लिक्विड्स के वेपर प्रेशर का इनके अमाउंट के साथ क्या रिलेशन होता है। और इस पर्टिकुलर लॉ का बहुत ही कॉमन यूज होता है। कैसे यूज होता है ऐसे समझिए, जैसे मान लो कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो लिक्विड फॉर्म में है और वो वाटर के अंदर डिसॉल्व है। अब हमें इस पर्टिकुलर मेडिसिन का एक प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो इसे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हमें वाटर और मेडिसिन दोनों को इवेपोरेट करना पड़ेगा और इस इवेपोरेशन को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा इस तरह से कि हम डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन तक पहुंच जाए। अब इस डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन तक पहुंचने के लिए जितनी भी मैथमेटिक्स लगेगी, जो कंडीशंस हमें बतानी होंगी, वो सारी की सारी हम फाइंड आउट कर सकते हैं राउट लॉ की हेल्प से। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका यूज है, ठीक है। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मेरा नाम है प्रभात। आज हम लोग फटाफट बात करना स्टार्ट कर देते हैं राउट्स लॉ फॉर लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस चैप्टर को आगे भी कंटिन्यू करने में हमारी बहुत हेल्प करेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम अपना आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, इस पर्टिकुलर टॉपिक को अगर हमें अंडरस्टैंड करना है तो सबसे पहले वेपर प्रेशर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि वेपर प्रेशर मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में बात करी है हेनरी लॉ के बारे में, उसके एप्लीकेशन के बारे में। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, वहां पर यहां पर कहीं पर आई का बटन आ रहा होगा, वहां पर जाकर आप जरूर हेनरी लॉ को भी कवर कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो फिलहाल हम लोग अपनी बातों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेपर प्रेशर के बारे में। तो देखो, वेपर प्रेशर को अगर हमें समझना है तो उसके लिए हमें समझना है कि वेपर क्या होती है और उसका प्रेशर कैसे आता है। तो जैसे लेट्स से ये हमारे पास एक पर्टिकुलर कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर एक लिक्विड है और इस कंटेनर को एक सर्टेन टेम्परेचर पर अगर हम मेंटेन कर दें, जैसे मान लो इस कंटेनर के अंदर वाटर, और इस कंटेनर को हम लोग मेंटेन कर दें 40 डिग्री पर, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो धीरे धीरे इसके अंदर का जो वाटर है वो इवेपोरेट होने लगेगा। वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे होंगे, जो आपको इस पर्टिकुलर एनिमेशन में इवेपोरेट होते हुए दिख भी रहे होंगे। अभी कंटेनर ऊपर से खुला हुआ है, तो इंपॉर्टेंट बात पता है नोटिस करने वाली ये है कि ये जो लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है ये सिर्फ इस पर्टिकुलर वाटर की सरफेस से इवेपोरेट हो रहा है। आप नोटिस करिए, जितने भी मॉलिक्यूल इस लिक्विड की सरफेस को छोड़कर गैस फॉर्म में जा रहे हैं, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में सरफेस से जा रहे हैं, कोई भी लिक्विड के अंदर से नहीं जा रहे, ठीक है। तो ये लिक्विड मॉलिक्यूल इवेपोरेट होते जाएंगे, लेकिन अभी कंटेनर क्योंकि ओपन है तो ये सारे के सारे लिक्विड मॉलिक्यूल चले जाएंगे एटमॉस्फेयर के अंदर और ये गैस फॉर्म में बनाने लगेंगे। हाँ, ये गैस डेफिनेटली क्या अप्लाई कर सकती है, ये गैस डेफिनेटली प्रेशर अप्लाई कर सकती है, लेकिन ये गैस प्रेशर तभी अप्लाई करेगी जैसे अगर ये एटमॉस्फेयर में अगर मिक्स हो गई तो इसका प्रेशर फाइंड आउट कर पाना, मेजर कर पाना प्रैक्टिकली हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर हमें ये गैस का प्रेशर निकालना है कि ये गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, तो इसके लिए हमें कंटेनर को क्लोज करना होगा ताकि ये सारी की सारी गैस इसी कंटेनर के अंदर ट्रैप हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस कंटेनर को क्लोज कर देंगे एक लिड से, ताकि ये जितनी भी लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है ये सारा का सारा लिक्विड इसी कंटेनर के अंदर ट्रैप हो जाए। जैसे ही लिक्विड इसके अंदर ट्रैप हो जाएगा, जैसे ही गैस इसके अंदर ट्रैप हो जाएगी, तो आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ऑब्जर्व करिए। पहले जहां सारा लिक्विड इवेपोरेट हो जा रहा था, अब कुछ इवेपोरेशन के बाद जो गैस पार्टिकल्स बन रहे हैं, ये गैस पार्टिकल्स कंडेंस भी होने लग रहे हैं। तो जैसे हम लोगों ने कंटेनर को क्लोज करा तो लिक्विड तो इवेपोरेट होना जारी है, लेकिन साथ ही साथ ये जो लिक्विड के पार्टिकल गैस में गए थे ये कंडेंस भी होने लग गए। तो यहां पर वेपराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों एक साथ होने लगा होगा। आपको दिख रहे होंगे कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स गैस फॉर्म में जा रहे हैं और कुछ कंडेंस भी हो रहे हैं। तो यहां पर जो लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है उससे हमने निकालेंगे रेट ऑफ इवेपोरेशन, और जो लिक्विड जो गैस कंडेंस हो रही है उससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के रेट का मतलब है कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम कंडेंस हो रहे हैं, और इवेपोरेशन रेट का मतलब है कितने पर्टिकुलर पार्टिकल पर यूनिट टाइम इवेपोरेट हो रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो इस लिक्विड के 100 पार्टिकल 1 मिनट के अंदर इवेपोरेट हो रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे इवेपोरेशन का रेट है 100 पार्टिकल्स पर मिनट या 100 डिवाइडेड बाय 60 पार्टिकल्स पर सेकेंड, जिसमें आप बोलना चाहें। और मान लीजिए 50 पार्टिकल पर यूनिट टाइम या पर मिनट में कंडेंस हो रहे हैं, तो गैस के पार्टिकल 50 पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम कंडेंस हो रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे कंडेंसेशन का रेट 50 पार्टिकल्स पर यूनिट या पर मिनट है, या फिर 50/60 पर सेकेंड है। अब जैसे जैसे ये लिक्विड का इवेपोरेशन होता रहेगा, वैसे वैसे इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का रेट लगातार फ्लक्चुएट होता रहेगा। इवेपोरेशन का रेट तो मेंटेन रहेगा,
और कंडेंसेशन का रेट, जैसे जैसे वेपर यहां पर इकट्ठा हो जाएगी बहुत सारी, तो कंडेंसेशन का रेट बढ़ने लगेगा। तो बढ़ते 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 कंडेंसेशन का रेट एक बार इवेपोरेशन के रेट के बराबर हो जाएगा। और जैसे ही कंडेंसेशन का रेट इवेपोरेशन के रेट के बराबर हो गया, तो इस कंटेनर में, इस लिक्विड के ऊपर जितनी भी गैस ट्रैप है उसका अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पर यूनिट टाइम जितने मॉलिक्यूल्स गैस के फॉर्म हो रहे होंगे लिक्विड से, उतने ही मॉलिक्यूल गैस से लिक्विड बना ले रहे होंगे। तो उस चक्कर में जितने पार्टिकल यहां पे मेंटेन रहे होंगे वो वहीं पर मेंटेन रहेंगे। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर मेंटेन्ड है तो यहां पर होगा क्या कि अगर मैं मान लीजिए यहां पर एक बैरोमीटर लगा दूं। बैरोमीटर क्या होता है अगर आप लोगों को ना पता हो तो बैरोमीटर दरअसल में प्रेशर को मेजर करने की एक डिवाइस होती है जो गैसेस का प्रेशर मेजर करने में बहुत कॉमनली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मान लीजिए यहां पर मैंने बैरोमीटर लगा लिया, तो ये बैरोमीटर ना इस गैस का हमें प्रेशर बता देगा। अब क्योंकि ये गैस लिक्विड के वेपर बनने पर आई है, इसीलिए इस पर्टिकुलर प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर के बारे में कुछ खास बातें हैं जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताई हैं, फिर से आपको बताऊंगा। तो याद रखिएगा वेपर प्रेशर के बारे में कुछ खास बातें। उन खास बातों में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आ रही है वो ये कि एक्चुअल में जब हम लोग वेपर प्रेशर मेजर करते हैं किसी भी लिक्विड का, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में रेट ऑफ कंडेंसेशन रेट ऑफ इवेपोरेशन के बराबर हो जाता है। तो वेपर प्रेशर का मेजरमेंट तभी करा जाता है जब रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाए रेट ऑफ इवेपोरेशन के। और दूसरी बात, ये जो वेपराइजेशन का प्रोसेस है जहां पर लिक्विड के पार्टिकल्स गैस में कन्वर्ट हो रहे थे, तो इस वेपराइजेशन के प्रोसेस में लिक्विड के पार्टिकल सिर्फ सरफेस से गैस में कन्वर्ट हो रहे थे। तो हमारे लिक्विड पार्टिकल जो सरफेस पर है वही एक्चुअल में वेपर में कन्वर्ट होंगे। तो सरफेस पार्टिकल ऑफ लिक्विड, सरफेस पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड ये कन्वर्ट इनटू वेपर या चेंजेस इनटू वेपर। तो इसीलिए कई बार ना कई बुक्स में ये लिखा होता है कि एक्चुअल में जो वेपर प्रेशर है ये सरफेस फिनोमेना होता है। अब कई बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते कि इसे सरफेस फिनोमेना बोला क्यों जा रहा है। तो आई एम प्रीटी मच श्योर ये आइडिया आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है कि हम लोग एक्चुअल में वेपर प्रेशर को या वेपराइजेशन को सरफेस फिनोमेना क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ सरफेस के पार्टिकल ही क्या हो पा रहे हैं, इवेपोरेट हो पा रहे हैं। और आगे हम लोग क्या बात कर सकते हैं, आगे हम लोग ये बात कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर वेपर प्रेशर है किसी भी लिक्विड का, ये लिक्विड के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के टेम्परेचर पर या उस सरफेस पर जो हमारे लिए अवेलेबल है, जितनी सरफेस से वाटर पार्टिकल इवेपोरेट हो रहे हैं। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, यहां पर वेपर प्रेशर एक्चुअल में डिपेंड करेगा, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। और यूजली रिलेशन ये होता है कि जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। जैसे जैसे लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा पार्टिकल लिक्विड के गैस में कन्वर्ट होंगे, और अगर ज्यादा पार्टिकल लिक्विड के गैस में कन्वर्ट होंगे तो हमें वेपर प्रेशर भी ज्यादा मिलेगा। अच्छा, अब एक बात मैंने और बोली थी कि वेपर प्रेशर ना सरफेस पे डिपेंड करता है। तो कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि मान लो अगर मेरे पास एक कंटेनर है और एक छोटा सा कंटेनर है, जैसे मान लो एक टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब में मैंने वाटर ले लिया, लेट्स से मेरे पास यहां पर सिर्फ 10 ml वाटर है, और मैंने इस टेस्ट ट्यूब को कर दिया ऊपर से बंद, ये क्लोज है ऊपर से, और मैंने इस टेस्ट ट्यूब को मेंटेन कर दिया 50 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहां पर हमारे पास कुछ वाटर की वेपर भी इकट्ठा हो जाएंगी, जिसकी वजह से यहां पर कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर आएगा। मान लेते हैं यहां पर वेपर प्रेशर x आ रहा है। अब क्योंकि वेपर प्रेशर है तो जाहिर सी बात है प्रेशर की यूनिट में इसको लिखोगे, तो आपने लिख दिया कि x atm प्रेशर आ रहा है। अब यहां पर हमें पता है कि एक्चुअल में 10 ml वाटर है और टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर है, तो बहुत कम रहा होगा। अब मान लीजिए हमने एक बहुत बड़े से कंटेनर में, मतलब मान लीजिए टैंकर के साइज का कंटेनर है, ठीक है, बहुत बड़ा कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर बहुत सारा वाटर हमने क्या कर लिया है, कंटेन कर लिया। यहां पर बहुत सारा वाटर अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, लगभग मान ले रहे हैं कि लेट्स से 1000 लीटर वाटर है हमारे पास। अब अगर 1000 लीटर वाटर है तो जाहिर सी बात है यहां पर वेपर बहुत सारी इकट्ठा हो जाएगी, कंटेनर बहुत बड़ा है। तो बच्चों को कई बार लगता है कि वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा है, और मान लीजिए यहां पर मैंने इस कंटेनर का टेम्परेचर भी 50 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करा हुआ है, तो यहां पर भी हमारे पास इस गैस का, इस पर्टिकुलर वाटर की वेपर का वेपर प्रेशर आएगा। तो कई बच्चों को लगता है कि एक्चुअल में यहां पर अमाउंट बढ़ जाने की वजह से, वाटर का अमाउंट बढ़ जाने की वजह से
वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो मैं आपको बता दूं ये गलत अजम्पशन है, बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल में यहां पर जो वेपर प्रेशर है वो इसी वेपर प्रेशर के बराबर आएगा, क्योंकि दोनों सिचुएशन में टेम्परेचर सेम है और लिक्विड भी सेम है। जब तक हम लिक्विड और टेम्परेचर को सेम रखेंगे तब तक वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा। तो वेपर प्रेशर अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। तो बच्चे कई बार ये सोचते हैं कि सर आपने तो कहा था सरफेस पे डिपेंड करेगा, तो यहां पर एक्चुअल में जो बात है वो सरफेस की एक्चुअल में नहीं होगी। यहां पर क्यों? रीजन बड़ा सिंपल है। देखो अब यहां पर जितनी सरफेस अवेलेबल है, इस सरफेस पे सिर्फ लिक्विड के पार्टिकल्स अवेलेबल है। सरफेस के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर वेपर प्रेशर तब इंक्रीज या डिक्रीज होता है अगर सरफेस पे लिक्विड के पार्टिकल के अलावा कोई और पार्टिकल प्रेजेंट हो। सिर्फ सरफेस के बढ़ जाने से या छोटे हो जाने से वेपर प्रेशर में चेंज नहीं आएगा। सरफेस पर अगर वाटर पार्टिकल्स के अलावा कोई और पार्टिकल्स आ गए, इसकी वजह से एक्चुअल में वेपराइजेशन पे इफेक्ट आएगा, और वेपराइजेशन पर इफेक्ट आएगा तो वेपर प्रेशर पे भी इफेक्ट आएगा, जो हम लोग इसी पर्टिकुलर टॉपिक में आगे कन्वे करेंगे। पर यहां पर क्योंकि पूरी सरफेस पे सिर्फ लिक्विड के ही पार्टिकल है और इस केस में वाटर के ही पार्टिकल है, तो ज्यादा वाटर इवेपोरेट होगा। ये आपका अजम्पशन बिल्कुल सही है। अब ज्यादा वाटर इवेपोरेट होगा तो यहां पर वेपर भी ज्यादा इकट्ठा होगी, यहां पर वेपर ज्यादा इकट्ठा होगी, तो ये वाटर की सरफेस पर और कंटेनर की वॉल पर फोर्स भी ज्यादा लगाएगा। पर उस फोर्स के बारे में अगर हम लोग बात समझें, फोर्स तो बढ़ा इस वेपर के ज्यादा होने की वजह से, बट एरिया भी बढ़ गया। और प्रेशर क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो फोर्स बढ़ा बट एरिया भी बढ़ा, तो जो रेशियो है ना, ये इवेंचुअली एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं और आपका जो प्रेशर रहता है वो इसी वैल्यू के बराबर आ जाएगा, x ATM के ही बराबर आ जाएगा। तो ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेपर प्रेशर के बारे में, इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ये मैंने पहले भी मेंशन करी है, बस आपको रिवाइज कराना था। आई होप ये आपको सारी चीजें रिकॉल हो गई हैं। अब अपनी कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए। अब हम लोग बात करने वाले राउल लॉ की, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि अगर हम लोग एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड के अंदर मिक्स कर दें तो उसके वेपर प्रेशर का उसके अमाउंट के साथ क्या रिलेशन होता है। तो फटाफट इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, जैसे मान लो ये मेरे पास एक प्योर लिक्विड है ए, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, मान लेते हैं ये हमारे पास है प्योर लिक्विड ए। इस कंटेनर में हम लोगों ने लिक्विड ए को लिया हुआ है और मान लेते हैं इसे हम लोगों ने ले रखा है टी टेम्परेचर पर। अब अगर टी टेम्परेचर पर रखा है तो इसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, जाहिर सी बात है। देखो इसके ऊपर दो कंटेनर रखे हुए हमने, दो छोटे छोटे से ब्लॉक्स रखे हुए, इसका मतलब इसका कुछ वेपर आ रहा है, कुछ प्रेशर आ रहा है। यहाँ पर पार्टिकल ज्यादा दिखाए गए, इसका मतलब क्या है, ये आपको शो करने की कोशिश कर रहा है फिगर कि ये जो लिक्विड ए है ना, इसका एक्चुअल में प्रेशर ज्यादा है और ये लिक्विड आसानी से इवेपोरेट हो रहा है। तो ऐसे लिक्विड्स को हम लोग वोलेटाइल लिक्विड्स भी बोलते हैं। ये टर्म याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वोलेटाइल लिक्विड्स, वोलेटाइल लिक्विड्स का मतलब है ऐसे लिक्विड जो आसानी से इवेपोरेट हो जाते हैं। जैसे सैनिटाइजर में प्रेजेंट अल्कोहल, अल्कोहल को अपने हाथ पे हम रब करते हैं, सिर्फ रबिंग करने के बाद वो तुरंत क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। या अपने हाथ पर अगर हम वाटर भी थोड़ा सा रब कर दे तो उसको टाइम लगेगा, बट थोड़े टाइम के बाद वो भी इवेपोरेट हो जाएगा। तो ऐसे लिक्विड्स जो आसानी से इवेपोरेट हो जाते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं एक्चुअल में वोलेटाइल लिक्विड। अब यहां पर प्योर लिक्विड ए वोलेटाइल है, पर क्योंकि वो टी टेम्परेचर पर ज्यादा वेपर बना रहा है तो उसका प्रेशर भी ज्यादा आ रहा है। हम लोग ऐसा मान लेते हैं इस प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर PA0 है। PA0 का मतलब है ये हमारे प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर है। प्योर लिक्विड ए का मतलब क्या है? प्योर लिक्विड ए का मतलब ये है कि इस लिक्विड के साथ अभी हमने कोई और चीज मिक्स नहीं करी है। सिमिलरली हमारे पास ये दूसरा लिक्विड है और ये भी वोलेटाइल है, यानी आसानी से इवेपोरेट हो जाएगा। ये प्योर लिक्विड हमने बी मान लिया। इस प्योर लिक्विड बी को भी हम लोगों ने जब टी टेम्परेचर पर स्टडी करा तो हम लोगों ने ऐसा पाया कि इसका जो वेपर प्रेशर है वो है PB0। और नोटिस करो PA0 PB0 अलग अलग होंगे, क्योंकि देखो नोटिस यहां पर दो कंटेनर रखे हुए, यहां पर एक ही कंटेनर रखा है। इसका मतलब है दोनों प्रेशर अलग अलग हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। अभी इस केस में हम अलग अलग मान के चल रहे हैं। हमने क्या करा, अब इन दोनों लिक्विड को ना एक कंटेनर में मिक्स कर दिया। तो आप देखो यहां पर हमारे पास एक्चुअल में क्या अवेलेबल है, यहां पर हमारे पास अवेलेबल है मिक्सचर ऑफ A एंड B। अब जब मिक्सचर ऑफ A एंड B आ गया हमारे पास, तो जब वेपर में कन्वर्ट होंगे टी टेम्परेचर पर ये दोनों लिक्विड, तो इस मिक्सचर में इस लिक्विड के मिक्सचर के ऊपर हमारे पास A की भी वेपर आएगी। जरा नोटिस करो, यहां पर हमारे पास A की भी वेपर प्रेजेंट है, यानी A का भी प्रेशर आएगा, और यहां पर हमारे पास B की भी वेपर प्रेजेंट है और B का भी यहां पर क्या आएगा, प्रेशर आएगा। तो राउल लॉ एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है जो हमें यह बताएगा कि ये जो वेपर्स A और B की इस लिक्विड मिक्सचर के ऊपर इकट्ठा हो रही हैं, यानी गैस का भी यहां एक मिक्सचर बन रहा है। इंपॉर्टेंट बात ये समझने वाली है, गैस का भी यहां मिक्सचर बन रहा है, जहां पर गैस A भी प्रेजेंट है और गैस B भी प्रेजेंट है।
तो इस गैस के अंदर जब ए और बी प्रेजेंट है मिक्सचर के अंदर, तो ए और बी का दोनों का प्रेशर कितना आ रहा होगा। अब एक बात बता दूं मैं, एक्चुअल में इनका प्रेशर अलोन हम मेजर नहीं कर सकते प्रेशर गेज की हेल्प से। प्रेशर गेज लगा दो, बैरोमीटर लगा दो, कुछ भी लगा दो, इसकी हेल्प से इन दोनों गैसेस का ना अलग अलग प्रेशर नहीं आ सकता। प्रेशर गेज हमें ये नहीं बता सकता कि उससे अगर हम पूछे कि भाई अकेले ए का प्रेशर कितना आ रहा है, वो नहीं बता पाएगा। अकेले बी का कितना प्रेशर आ रहा है वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि इस मिक्सचर के अंदर ए और बी दोनों गैसेस प्रेजेंट है। तो बैरोमीटर अगर हमने लगाया है तो यहां पर इस बैरोमीटर की हेल्प से हमें मिलेगा टोटल प्रेशर। तो ये बैरोमीटर हमें टोटल प्रेशर तो बता सकता है, लेकिन इंडिविजुअल प्रेशर नहीं बता सकता कि ए और बी का अलग अलग कितना आ रहा होगा। लेकिन राउट लॉ हमें इन दोनों का इंडिविजुअल प्रेशर बता सकता है। कैसे बताएगा? तो राउट लॉ का स्टेटमेंट यहां पे लिखा हुआ है। इसी स्टेटमेंट को मैं आपको एक्चुअल में पहले मैथमेटिकल फॉर्मूले से बता रहा हूं, फिर आगे हम लोग इस स्टेटमेंट को भी एक बार रीड आउट कर लेंगे। तो राउट लॉ का स्टेटमेंट ये कहता है कि देखो हमारे पास लिक्विड के मिक्सचर में ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है। तो राउट लॉ ये कहता है कि जब इस पर्टिकुलर लिक्विड के मिक्सचर की वजह से ए और बी की गैस का मिक्सचर बनेगा, याद रखना ए और बी की गैस का मिक्सचर जब बनेगा तो ए का कुछ ना कुछ प्रेशर आ रहा होगा। पर अगर कभी भी हमारे पास गैस का मिक्सचर आता है तो हम लोग किसी भी गैस के प्रेशर को फिर प्रेशर की बजाय पार्शियल प्रेशर बोलने लगते हैं। जैसे अगर आपको ना पता हो, आपको ये टर्म कंफ्यूज करता हो ना, तो पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है? पार्शियल प्रेशर का मतलब तब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम बात करते हैं गैस मिक्सचर की। और इस वर्ड का भी इस्तेमाल मोस्टली तभी करा जाता है जब हम बात करते हैं गैस मिक्सचर्स की। यहां पर गैस मिक्सचर है तो यहां पर हम लोग टर्म इस्तेमाल करेंगे पार्शियल प्रेशर। तो राउट लॉ ये बोलता है कि जो पार्शियल प्रेशर है ए गैस का, वो एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड। भाई ए और बी को अगर आपने मिक्स करा है तो जाहिर सी बात है ए के भी कुछ मोल्स होंगे, बी के भी कुछ मोल्स होंगे, तो आप ए का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, आप बी का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो ये रूल कहता है कि जो हमारा ए का पार्शियल प्रेशर है, यहां पर गैस के मिक्सचर के अंदर जो ए का पार्शियल प्रेशर है, वो एक्स ए यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड मिक्सचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सिंपल सी भाषा में अगर बोला जाए, जितना ज्यादा आप लिक्विड ए डालोगे उतना ही ज्यादा वो इवेपोरेट होगा, ज्यादा इवेपोरेट होगा तो उसका प्रेशर भी ज्यादा आएगा इस मिक्सचर के अंदर। और यही बात बी के ऊपर भी लागू होगी, पर फिलहाल मुझे अगर ये प्रोपोर्शनलिटी डालनी है तो एक कांस्टेंट आएगा, और बाय एक्सपेरिमेंट्स ये कांस्टेंट हमें मिला है एक्चुअल में पीए नॉट। पीए नॉट क्या था अगर मैं आपको याद दिला दूं, तो पीए नॉट एक्चुअल में हमारे पास है ए लिक्विड का टी टेम्परेचर पर जो प्रेशर आता है, यानी प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए। तो पीए नॉट क्या है? पीए नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, और पीए क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। और एक्सए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है, इसे मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं कि एक्सए क्या है? एक्सए है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। एक्सए है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड। ये हमें दे रखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड मिक्सचर, या सीधे बोल दो इन मिक्सचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है, और ये बात ना सिर्फ और सिर्फ, लेट मी टेल यू, ये बात सिर्फ और सिर्फ ए नहीं फॉलो करेगा, क्योंकि बी भी एक वोलेटाइल लिक्विड है, तो बी भी ये बात फॉलो करेगा। तो मैं अगले पेज पर ये बात आपके लिए मेंशन कर देता हूं कि अगर हम लोग सिमिलरली डील करें बी के साथ, सिमिलरली अगर हम लोग डील करें बी के साथ, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम लोग हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू पीबी नॉट। तो एक्चुअल में जो हमारा राउट लॉ का स्टेटमेंट है वो इसी फॉर्मूले से बनता है। राउट लॉ का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अब हम लोग उसे एक बार रीड कर लेते हैं और उसे आराम से समझ जाएंगे, बड़े आराम से। तो राउट लॉ का स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड की, यानी दो या दो से ज्यादा लिक्विड जो कि वोलेटाइल है, यानी आसानी से इवेपोरेट हो जाते हैं, अगर हम उनका सोल्यूशन बनाएं, यानी उनका मिक्सचर अगर बनाएं, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, तो किसी भी कंपोनेंट, जैसे यहां पर ए और बी हमारे कंपोनेंट है, तो किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, यानी उसी कंपोनेंट का सॉल्यूशन के अंदर जो मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
सिंपल सी भाषा में क्या बोल रहा है, सिंपल सी भाषा में ये बोल रहा है जितना ज्यादा ए होगा उसका वेपर प्रेशर भी उतना ज्यादा आएगा, जितना ज्यादा बी होगा उसका वेपर प्रेशर भी उतना ही ज्यादा आएगा, और जबकि टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो एक बात याद रखना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बात मेंशन करना जरूरी है कि टेम्परेचर हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। इसी को राउट लॉ बोलते हैं। हमारे पास दो कंपोनेंट थे, हमने दोनों कंपोनेंट का इस्तेमाल कर लिया। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं ऐड करूं, तो अगर मैं ऐड करता हूं इक्वेशन 1 और 2 को, तो लेफ्ट हैंड साइड पे PA है और PB है, तो PA और PB ऐड हो जाएंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे यहां PA था, लेफ्ट हैंड साइड पे यहां PB था, ये दोनों ऐड हो गए। राइट हैंड साइड पे यहां पर XA इंटू PA नॉट है, तो यहां पर XA इंटू PA नॉट आ जाएगा, प्लस ऐसे ही यहां पर XB इंटू PB नॉट आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं इसे X नहीं पढ़ते, एक्चुअली में से ये ग्रीक सिंबल इसे पढ़ते काई, पर हम लोग यूजुअली कॉमन लैंग्वेज में से X बोल देते, तो काई बोलना हो काई बोलो, X बोलना X बोलो, आपकी मर्जी। पर इंपॉर्टेंट बात अब आ रही है हमारे सामने, PA और PB का यहां पर हम लोगों ने जो पार्शियल प्रेशर उसका सम करा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे। अब जरा समझना, जैसे यहां पर हमारे पास ए जो गैस थी या ए जो वेपर थी वो अपना प्रेशर लगा रही थी PA, और जो बी गैस थी वो अपना प्रेशर लगा रही थी PB। हमने अगर इन दोनों को ऐड कर दिया तो जाहिर सी बात है टोटल प्रेशर बनेगा, जो इस प्रेशर गेज से मेजर हो रहा होगा, इस प्रेशर गेज से जो प्रेशर मेजर हो रहा होगा वही यहां पर टोटल प्रेशर आ जाएगा। यानी ये PA प्लस PB बेसिकली में हमें क्या गिवन है, ये PA प्लस PB बेसिकली में गिवन है P टोटल। तो प्रेशर जो टोटल आने वाला है इस केस में वो आ जाएगा XA इंटू PA नॉट प्लस XB इंटू PB नॉट के बराबर। ऐसा क्यों हुआ है, और देखो ये सारी बातें ना मैं डब्बे के अंदर डाल दे रहा हूं, बड़े खूबसूरत से डब्बे के अंदर, थोड़ी सी मेहनत करके आपके लिए बना रहा हूं ताकि आप ना अपने नोट्स में से मेंशन कर लो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और मैं आपको एक एडवाइस कर दूं ये बात मेरे भाई, कि आप ना एक नोटबुक अलग से बना लो फॉर्मूलास की। मतलब भले ही मैं डेफिनेटली आपको ये सारे फॉर्मूले किसी का कंपाइल करके दे दूंगा चैप्टर के एंड पर आप अपनी हैंडराइटिंग में जो भी फॉर्मूले लिखेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट लिखेंगे, जो भी स्पेशल पॉइंट लिखेंगे इन सारी चीजों के बारे में, वो आपको रिवीजन में इतनी ज्यादा हेल्प करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब मैं आपको सारी टूल्स प्रोवाइड कर दूंगा, मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा। इवन ये जो मैं आपको जितने भी चीजें लिखकर बता रहा हूं, इन सारे नोट्स को भी PDF फॉर्म में आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेंगे। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। इसके सारे फॉर्मूले भी मैं एक जगह कंपाइल कर दूंगा, लेकिन आपके हैंडराइटिंग में जो भी नोट्स लिखे होंगे, आपने जो हार्डवर्क करके नोट्स बनाए होंगे, ट्रस्ट मी ये आपको रिवीजन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड खुद भी याद रखने हैं, आप उन्हें अपने हैंडराइटिंग में मेंटेन कर सकते हैं। और ये आपको जरूर से जरूर बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स को क्रैक करने में, आपके लर्निंग के प्रोसेस में भी। और इसकी हैबिट डालनी है, ये पूरी लाइफ आपको काम देगी। ठीक है, चल तो ये हमारा P टोटल आ गया। यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं ये बात, क्योंकि P टोटल एक्चुअल में PA प्लस PB के बराबर है, तो इसीलिए ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो आप राउल लॉ की हेल्प से पार्शियल प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट इन गैस फॉर्म इन अ लिक्विड अबव अ लिक्विड मिक्सचर निकाल सकते हो, दूसरे कंपोनेंट का भी पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो, और इनका सम करके आप टोटल प्रेशर भी निकाल सकते हो। तो जैसे मैंने बताया था, पार्शियल एक्चुअल में राउल लॉ का मेन काम क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड को उसके अमाउंट के साथ रिलेट करना जब भी हम बात करेंगे लिक्विड मिक्सचर की। तो आप देखो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले में तीन चीजें इन्वॉल्व हो रही है। बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, जो सॉल्यूशन को बनाने टाइम हमने खुद डाला है। मतलब आप अपनी मर्जी से ए और बी डाल सकते हो। आप ए को 1 मोल ले सकते हो, बी को 2 मोल, आप ए को 10 मोल ले सकते हो, बी को 50 मोल। तो आप ए और बी को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। ए और बी को अपनी मर्जी से चेंज करोगे तो मोल फ्रैक्शन उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, लेकिन मोल फ्रैक्शन को चेंज करके वेपर का कितना प्रेशर आएगा ये आप सिर्फ मोल को कंट्रोल करके डिसाइड कर सकते हो, या मोल की वैल्यू से फाइंड आउट कर सकते हो। राउल लॉ इतना पावरफुल है, मतलब ये वेपर का प्रेशर हम लोग मैकेनिकल डिवाइसेस से अलग अलग नहीं निकाल सकते, लेकिन राउल लॉ से निकल आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों को ऐड करके टोटल प्रेशर निकल आएगा, और ये टोटल प्रेशर ऑलमोस्ट बराबर ही आता है इस जो प्रेशर गेज की हेल्प से या इस बैरोमीटर की हेल्प से हम लोग जो प्रेशर मेजर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है। ठीक है, बाकी एक जरूरी बात बताता हूं, मान लो अगर हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं ये बात अज्यूम कर रहा हूं आपको समझाने के लिए
ठीक है, अज्यूम कर रहा हूं मैं ये बात कि इफ वी आर डीलिंग विद बाइनरी सोल्यूशन, मोस्टली हम लोग इस चैप्टर में ना बाइनरी सोल्यूशन के साथ डील करेंगे। इफ वी आर डीलिंग विद बाइनरी सोल्यूशन, तो देखो पहले तो एक बात होता है, तो बाइनरी सोल्यूशन का मतलब है जिसमें दो कंपोनेंट होंगे। अब यहां पर दोनों कंपोनेंट एक्चुअल में लिक्विड लिक्विड है, ठीक है। तो अगर हम लोग बाइनरी सोल्यूशन के साथ डील कर रहे हैं, एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट बी है, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट का सम हमेशा बराबर आएगा। सॉरी, इनका सम हमेशा 1 आएगा, बराबर नहीं आएगा, आई एम सॉरी, हमेशा 1 आएगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर एक सोल्यूशन में सिर्फ दो ही चीजें हैं, तो मोल फ्रैक्शन बेसिकली हमें क्या बताता है कि उस सोल्यूशन के अंदर एक चीज का फ्रैक्शन कितना है, ठीक है। तो उनको जब सम करेंगे तो ओवरऑल आंसर तो 1 ही आएगा। जैसे ऐसे समझो खिचड़ी बनाने के लिए अगर हम लोगों ने दाल और चावल का इस्तेमाल करा, तो दाल और चावल का जितना भी फ्रैक्शन है जब उसे सम करेंगे तो 1 के बराबर ही आएगा ना, क्योंकि खिचड़ी बनाने में हमने दाल और चावल का ही इस्तेमाल करा है। अब यहां पर कुछ बंदे ज्यादा क्रिटिकल होने लगेंगे कि उसमें पानी भी है, मसाले भी हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने अज्यूम करा, मैंने ऐसे ही दाल चावल बना लिए, ऐसे ही खिचड़ी बना ली, दाल चावल को मिक्स करके। ये बात आपको मान के चलनी पड़ेगी, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक मॉडिफिकेशन दे रहा हूं। और देखो एक बात बता दूं, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमांड करना चाहते हैं ना कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो कुछ चीजें हैं जो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली चीज, आप उस कॉन्सेप्ट का जो कोर डेफिनेशन है, जो कोर आइडिया है, उससे अच्छे से समझिए। जैसे यहां पर आपने राउल लॉ का कोर आइडिया अच्छे से समझ लिया कि राउल लॉ हमें यह बताएगा कि एक्चुअल में अगर हम लोगों ने लिक्विड को लिक्विड के साथ मिक्स करा तो किस तरह से उस पर्टिकुलर मिक्सचर के ऊपर जो हमारे लिक्विड कंपोनेंट्स हैं उनके जो वेपर आएंगे, उनका वेपर प्रेशर उनके लिक्विड मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेट करेगा। ये डेफिनेशन हो गई मोटा मोटी तौर पे। फिर डेफिनेशन के साथ साथ फॉर्मूला देखो, और फॉर्मूले में देखो कितने अलग अलग टर्म्स आ रहे हैं, और ये सारे टर्म्स हमें क्या बताएंगे कि राउल लॉ का जो फॉर्मूला है उसमें कौन सी चीजें आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट होंगी। तो इससे पता क्या चलेगा कि जैसे मान लो आपको पता है कि पीबी किसके बराबर आ रहा है, एक्सबी इंटू पीबी नॉट के बराबर आ रहा है। अब इस फॉर्मूले में अगर आपको कोई भी दो चीजें पता है, पीबी और एक्सबी पता है तो पीबी नॉट निकाल सकते हो, पीबी नॉट और एक्सबी पता है तो पीबी निकाल सकते हो, पीबी और पीबी नॉट पता है तो एक्सबी निकाल सकते हो। मतलब ये तीन चीजें अगर फॉर्मूला रिलेट कर रहा है तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए आपको कि अगर कोई भी दो चीजें पता है, तीसरी चीज अगर हमें फाइंड आउट करनी है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो राउल लॉ हमेशा हमारे रेस्क्यू के लिए अवेलेबल है। आपको ये वैल्यू तुरंत इवैल्यूएट करके दे देगा वो बिना किसी समस्या के। तो आपका तुरंत दिमाग इस चीज में चलना चाहिए कि ये सारी चीजें आपस में लिंक हो जाए। तीसरी चीज, जो तीसरा स्टेप आएगा वो ये कि ये जो जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं ये एक्चुअल में जो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी उससे ड्राइव करे, लेकिन क्या इनमें कोई और कॉन्सेप्ट यूज करके इन सारे फॉर्मुलास को मॉडिफाई कर सकते हैं, इनका फॉर्म चेंज कर सकते हैं? अगर ऐसा कर सकते हैं तो ये भी आपको करना आना चाहिए। जितना बेटर ये करोगे उतना ज्यादा आपका दिमाग चलेगा, उतना ज्यादा आपका इस कॉन्सेप्ट पर कमांड होगा, इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से आप अप्रोच कर पाओगे, न्यूमेरिकल सॉल्व बड़े आराम से कर पाओगे। तो ये सारी चीजें ना लेयर्स में आपको करनी होती है, एक स्टेप के बाद एक स्टेप, फिर एक और स्टेप। और ट्रस्ट मी, इस प्रोसीजर को आप रेगुलरली फॉलो करने अगर लगोगे तो आपको खुद रियलाइज होगा कि आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझने लगे हो और न्यूमेरिकल्स बहुत आराम से सॉल्व होने लगेंगे जो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं। ये मेरी आपको गारंटी है, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है ये, और आपको सब लोग यही बताएंगे, बस अलग अलग लैंग्वेज में बता सकते हैं, अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। मोटा माटी काम यही करना होता है आपको, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं मॉडिफिकेशन की, क्योंकि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया, फॉर्मूले समझ लिए, मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं उसी के लिए मैं आपको यहां पर लेकर आया हूं कि एक्स और एक्सबी का सम 1 के बराबर है। अब एक्स और एक्सबी का सम का 1 के बराबर है तो मैं एक्सए को लिख सकता हूं, सॉरी मैं एक्सबी को लिख सकता हूं, एक्सए को उधर मैं भेज दे रहा हूं 1 माइनस एक्सए, और इस इंफॉर्मेशन को ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो मैं इस इक्वेशन को या इस इंफॉर्मेशन को, एक्सबी की इंफॉर्मेशन को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देता हूं। तो मैं यहां पर ये बात मेंशन कर दे रहा हूं कि मैं इस इंफॉर्मेशन को पुट कर रहा हूं, पुट दिस एक्सबी इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में अगर मैं पुट करूंगा तो यहां पर P टोटल आ रहा है हमारे पास, तो यहां पर रिजल्ट आएगा P टोटल। राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा एक्सए इंटू पी ए नॉट, इसमें कोई चेंज हमें नहीं करना है। एक्सए बोलो या काई बोलो दोनों का मतलब सेम ही है यहां पर फिलहाल। एक्सबी की जगह पर हम लोग क्या डालेंगे, 1 माइनस एक्सए। तो एक्सबी की जगह हम लोग डाल दे रहे हैं 1 माइनस एक्सए इंटू पी ए नॉट, सॉरी पीबी नॉट आएगा, यहां पर पीबी नॉट है, ठीक है, यहां पर पीबी नॉट गिवन है तो हम लोग भी पीबी नॉट ही रखेंगे वैल्यू। तो यहां पर मेरे बच्चा हम लोग रख देते हैं पीबी नॉट। अब पीबी नॉट का अगर हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो फॉर्मूला आ जाएगा एक्सए इंटू पी ए नॉट
प्लस यहां पर आया ये पीबी नॉट, माइनस में आया एक्सए इंटू पीबी नॉट। इन दोनों टर्म में जरा ध्यान से देखो, एक्सए कॉमन हो सकता है, तो यहां से आप पीबी नॉट अलग रख लो, इसका तो कुछ नहीं करना, हम इसको अलग कर लिया। और हम लोग अब कॉमन ले सकते हैं एक्चुअल में एक्सए, तो एक्सए कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा पीए नॉट और यहां से बचेगा माइनस पीबी नॉट, तो हमारे पास एक ब्रैकेट में आ जाएगा पीए नॉट माइनस पीबी नॉट। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो बेसिकली में ये एक मॉडिफाइड वर्जन है हमारे राउट लॉ का। तो इस तरह से जो छोटे मोटे मॉडिफिकेशन है ये भी आपको करने आने चाहिए। और मैं आपको बता दूं ये मेरे बच्चा 7 स्टार फॉर्मूला है आपके लिए, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, इसके ऊपर क्वेश्चन अच्छे खासे आते रहते हैं और ये भी हमारा 7 स्टार फॉर्मूला है, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। आई एम प्रीटी मच श्योर आप लोग ये बात बड़े आराम से समझ गए, ठीक है। और जो बात मैंने अभी मेंशन करी थी उसे अच्छे से याद रखिएगा कि आप लेयर्स में चीजों को सीखना समझना स्टार्ट कर दीजिए। पहले डेफिनेशन को अच्छे से समझिए, फिर उसके बाद अगर उसमें जो भी फॉर्मूला आ रहा है उसको अच्छे से समझिए, फॉर्मूले के टर्म्स आपस में जो रिलेट हो रहे हैं उन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर एक फॉर्मूले में 4 टर्म आ रहे हैं तो कोई भी 3 वैल्यूज अगर आपको पता है तो चौथी आप उस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो, बशर्ते वो फॉर्मूला उस गिवन सिचुएशन में अप्लाई हो रहा हो। यही एक्चुअल में लर्निंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। चलो आगे बात करें। मॉडिफिकेशन अगर करना है तो आप देखो क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हो। यहां पर हमने खुद मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो मोल फ्रैक्शन के पढ़े थे उसी से इस कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई करा है, ठीक है। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को बताने जा रहा हूं। दरअसल में इस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपके जो लॉन्ग आंसर आएंगे स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, या फिर जो बेहतरीन क्वेश्चन आएगा जेई में, नीट में, वो अगर इस कॉन्सेप्ट से आ रहा है तो इसमें जरूर से जरूर इसको इन्वॉल्व करा जा सकता है। हम लोग अब बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जहां पर हम लोग राउट लॉ को रिलेट करने वाले डाल्टन लॉ के साथ। तो पहले तो डाल्टन लॉ की मेमोरी थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं कि डाल्टन लॉ क्या होता है। डाल्टन लॉ ये बताता है कि मान लो हमारे पास एक गैस है, ठीक है, ये 1 कोई गैस थी या ए कोई गैस थी, इसका प्रेशर था P1, इसके सर्टेन मोल्स थे। एक दूसरी गैस सेम टेम्परेचर पर हमने ले रखी है, सेम वॉल्यूम में ले रखी है, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है, और इस गैस का प्रेशर आ रहा है P2। जब हम इन दोनों गैसेस को मिक्स कर रहे हैं तो ये गैसेस आपस में रिएक्शन नहीं कर रही। तो अगर हम लोग इन दोनों गैसेस के जो हमने मोल्स पहले लिए थे, जैसे यहां पर 5 पार्टिकल है, यहां पर लगभग हमारे पास मोटा माटी 10 पार्टिकल है, तो फर्स्ट गैस और सेकंड गैस के इतने ही पार्टिकल्स यानी सेम मोल्स को सेम वॉल्यूम के अंदर अगर हम लोग ले ले तो देखो कंटेनर के ऊपर जो पिस्टन है ना वो तीनों फिगर में सेम जगह पर बना हुआ है, यानी वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर मान के चल रहे हैं सेम ही चल रहा है, ठीक है, और इनके अमाउंट हमने बराबर बराबर मिक्स करे, जहां पर हमने P1 प्रेशर और P2 प्रेशर मेजर करा है। तो डाल्टन लॉ ये कहता है कि ये जो टोटल प्रेशर आएगा, क्योंकि अब एक मिक्सचर बन गया ना गैस का, तो इस मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर है वो इन दोनों गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर के बराबर आएगा। जब यहां पर डेटा में भी देख सकते हैं, जैसे यहां पर पहली गैस का प्रेशर 1 ATM के आसपास है, दूसरी गैस का प्रेशर 2 ATM के पास है, इन दोनों के ये बराबर ये जो मोल्स हैं इनको अगर मिक्स करा सेम वॉल्यूम में सेम टेम्परेचर पर, तो यहां पर जो प्रेशर आ रहा है 3 ATM आ रहा है, ठीक है। तो डाल्टन लॉ ये बोलता है कि अगर हमारे पास 2 गैसेस हैं, ठीक है, अगर हमारे पास 2 गैसेस है या गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है, हमें 2 गैसेस का मिक्सचर दे रखा है, एक गैस ए और एक गैस बी है, इसका T टेम्परेचर V वॉल्यूम पर और इसका T टेम्परेचर और V वॉल्यूम पर जो प्रेशर है मान लो वो PA है और जो B का प्रेशर है ये मान लेते हैं PB है। तो डाल्टन लॉ ये कहता है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ, कि अगर हम इन दोनों गैसेस को सेम टेम्परेचर सेम वॉल्यूम पर मिक्स कर दें तो इन गैसेस का जो टोटल प्रेशर बनेगा वो दरअसल में PA प्लस PB के बराबर ही आएगा। पहली बात, ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है। दूसरी बात, अगर मुझे PA निकालना है, सिर्फ PA, जो कि एक्चुअल में फर्स्ट गैस का पार्शियल प्रेशर है, तो जो सिर्फ PA है वो एक्चुअल में कैसे निकल कर आएगा, ठीक है, मैं यहीं पर बता देता हूं पीछे, कि जो PA आएगा वो एक्चुअल में टोटल प्रेशर और गैस के मिक्सचर के अंदर A के मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। भाई A का जितना भी मोल फ्रैक्शन आ रहा है उसे टोटल प्रेशर से आप मल्टीप्लाई कर दो, आई एम सॉरी यहां पे टोटल प्रेशर आएगा, PA नॉट नहीं आएगा। तो टोटल प्रेशर में आप इस गैस मिक्सचर में A के जितने भी मोल फ्रैक्शन है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो PA आ जाएगा, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ A आ जाएगा। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ B निकालना है तो इसमें आप इस गैस मिक्सचर में जो B के मोल फ्रैक्शन है उसमें मल्टीप्लाई कर दो टोटल प्रेशर।
अब बच्चे कई बार फोकस नहीं कर पाते और इस फॉर्मूले को समझने लगते हैं राउल्ट्स का फॉर्मूला। मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है, दोनों फॉर्मूले में फर्क है। दोनों फॉर्मूले में पहले एक बात करते हैं, कॉमन चीज क्या है। कॉमन चीज है ये दोनों फॉर्मूले हम इस्तेमाल करके गैस मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, जैसे मान लो गैस मिक्सचर के अंदर ए और बी प्रेजेंट है, तो आप ए और बी का पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो। पहली बात तो ये, दोनों में कॉमन चीज क्या है कि आप चाहे डाल्टन लॉ अप्लाई करो चाहे राउल लॉ अप्लाई करो, आप गैस मिक्सचर का निकाल रहे होगे पार्शियल प्रेशर। अच्छा, लेकिन डाल्टन लॉ में ये पार्शियल प्रेशर निकलेगा टोटल प्रेशर में गैस मिक्सचर के अंदर ए और बी के मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके। भाई ये क्या है, गैस मिक्सचर के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन क्या है। भाई इस मिक्सचर में ए और बी दोनों प्रेजेंट है, तो आप ए का मोल फ्रैक्शन और बी का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। पर ये मिक्सचर किस स्टेट में है, गैस स्टेट में। तो गैस स्टेट में ए और बी के मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करोगे तो पार्शियल प्रेशर आएगा। ये डाल्टन लॉ बोलता है। लेकिन राउल लॉ क्या बोलता है कि अगर आपने ए और बी लिक्विड को मिक्स करा है तो लिक्विड में ए प्रेजेंट है, लिक्विड में भी बी प्रेजेंट है, तो ए और बी के कुछ ना कुछ तो मोल फ्रैक्शन लिक्विड में भी होंगे। यहां गैस में भी है, यहां लिक्विड में भी है। तो राउल लॉ एक्चुअल में लिक्विड के मोल फ्रैक्शन को डिलीट करता है। ठीक है, मतलब यहां पर राउल लॉ में हम लोग पार्शियल प्रेशर अगर निकालेंगे, पहली बात इसमें पीए नॉट को यानी प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला चेंज तो या पहली डिसिमिलैरिटी जो आ रही है एक्चुअल में राउल लॉ और डाल्टन लॉ में कि यहां पर पीए नॉट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं मोल फ्रैक्शन में, जबकि जो हमारा डाल्टन लॉ इसमें टोटल प्रेशर का मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा डिफरेंस ये आता है कि यहां पर हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन है वो एक्चुअल में ए का लिक्विड फॉर्म में या मिक्सचर फॉर्म, लिक्विड मिक्सचर में दे रखा है, जबकि डाल्टन लॉ में ये जो हमारा मोल फ्रैक्शन है ये गैस मिक्सचर फॉर्म में होता है। लेकिन इन दोनों से निकलता क्या है, एक्चुअल में निकलता तो वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट है या पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट है। ठीक है, तो फटाफट अब जैसे मान लो मेरे पास एक्चुअल में एक मिक्सचर दे रखा है मुझे ए और बी का। ठीक है, ये मुझे मिक्सचर दे रखा है ऑफ ए एंड बी। मिक्सचर ऑफ लिक्विड ए एंड बी। अब ए और बी का अगर मिक्सचर दे रखा है तो मैं यहां पर दोनों चीजें एक साथ लिखते हुए चलता हूं आपके लिए। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास ए और बी लिक्विड में भी प्रेजेंट है और ए और बी गैस में भी प्रेजेंट है, तो लिक्विड में भी इनके मोल फ्रैक्शन आ सकते हैं और गैस में भी। तो मैं यहां पर अगर राउल्स लॉ की हेल्प से मिक्सचर को ट्रीट करूं तो राउल लॉ ये बोलेगा कि ए का जो पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड मिक्सचर मल्टीप्लाई बाय प्योर लिक्विड ए के वेपर प्रेशर के प्रोडक्ट मतलब को मल्टीप्लिकेशन करने पर आ जाएगा। ऐसे ही पीबी आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू पीबी नॉट। लेट्स से दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ये राउल लॉ से आया। सिमिलरली अगर मैं डाल्टन लॉ अप्लाई कर दूं, डाल्टन्स लॉ अगर मैं अप्लाई करूं प्रीवियस केस में, तो प्रीवियस केस में डाल्टन लॉ अप्लाई करने पर जो पीए आएगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर के बराबर आएगा। लेट्स से दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। और जो पीबी आएगा ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर के बराबर आएगा। अच्छा, ये टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे? तो टोटल प्रेशर निकालने के दो तरीके, पीए और पीबी चाहो तो आप राउल लॉ से निकाल लो और इन्हें ऐड कर लो। तो हमें पता है कि भाई पी टोटल एक्चुअल में कैसे आएगा, पीए प्लस पीबी से आ जाएगा। या फिर आप इस कंटेनर के ऊपर क्या लगा दो, एक प्रेशर गेज लगा दो, तो वहां से भी आपको क्या मिल जाएगा, टोटल प्रेशर मिल जाएगा। ये आइडिया तो बड़ा सिंपल है। ठीक है, चलो अब अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 3 को देखूं तो 1 में भी लेफ्ट हैंड साइड पे पीए है, 3 में भी लेफ्ट हैंड साइड पे पीए है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 एंड इक्वेशन 2 and, ठीक है, तो अगर मैं 1 और 3 और 2 और 4 को कंपेयर करूं तो 1 और 3 में एक्स ए इंटू पी ए नॉट वाई ए इंटू पी टोटल के बराबर हो जाएगा। तो एक्स ए इंटू पी ए नॉट वाई ए इंटू पी टोटल के बराबर आ जाएगा। ये टोटल मॉडिफिकेशन है जो हमने करा है, पहली चीज। दूसरा, यहां पर अगर हम लोग बात करें सिमिलरली एक्स बी इंटू पी बी नॉट एक्चुअल में वाई बी इंटू पी टोटल के बराबर आ जाएगी।
यहां पर बस ये बात समझनी है, बाकी सारे टर्म्स तो आपने समझ लिए हैं। YB क्या है? YB है मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन गैस फॉर्म, इन गैस मिक्सचर। वेपर प्रेशर, सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन गैस मिक्सचर जो लिक्विड के ऊपर बना है। और सिमिलरली YA क्या है? YA है मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन गैस मिक्सचर। इन गैस मिक्सचर, जबकि XA क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड सॉल्यूशन जो आपके कंट्रोल में था। यानी लिक्विड आप अपनी मर्जी से बनाओगे, पर वेपर में कितना A गया है या कितना B गया है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। जैसे मान लो आपने 1 मोल A को 10 मोल B के साथ मिक्स कर दिया। अब इन्हें लिक्विड फॉर्म में मिक्स करना तो आपके कंट्रोल में था, लेकिन जब आप इसे टी टेम्परेचर पे मेंटेन करोगे तो A अपनी मर्जी से इवेपोरेट होगा, B अपनी मर्जी से इवेपोरेट होगा, और वो अपनी मर्जी से गैस मिक्सचर को बनाएंगे। इस गैस मिक्सचर के अंदर A कितना गया है और B कितना गया है, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो इस इक्वेशन से। क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ A आपके कंट्रोल में था। आपने 1 मोल A डाला है, 10 मोल B डाला है, तो टोटल मोल 11 हो गए। तो A का मोल फ्रैक्शन 1/11 हो गया, B का मोल फ्रैक्शन 10/11 हो गया। PA0 PB0 प्योर लिक्विड A और B के वेपर प्रेशर होते हैं, इनका डेटा हमें मोस्टली गिवन होता है। P टोटल हम लोग राउड लॉ या प्रेशर गेज की हेल्प से निकाल सकते हैं, तो ले देंगे Y और YB बचा है, इससे हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें हेल्प करेगा ये फाइंड आउट करने में कि वेपर फॉर्म में YA और YB कितना पहुंचा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना है, ये हमें इस फॉर्मूले से पता चल जाएगा। यानी वेपर में कितना कैलकुलेशन हुआ है ये हमें पता चल जाएगा। और इस चीज का यूज बहुत कॉमनली हम लोग करते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। देखो पेट्रोल को, मतलब आपको पता है ना कि एक्चुअल में जो हमारे पास पेट्रोल आता है, केरोसिन आता है, डीजल आता है, ये क्रूड ऑयल से बनता है। क्रूड ऑयल में सारी चीजें मिक्स रहती हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, तो इनको हमें सेपरेट करना होता है। तो इस लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए कई बार हमें राउल्स लॉ की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, और जो बड़े बड़े डिस्टिलरीज बनती हैं उनको डिजाइन करना कई बार इस्तेमाल होता है इस फॉर्मूले का वहां पर भी। ठीक है, जो अगर आप आगे इंजीनियरिंग करने जाते हो और केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हो, तो आपको डेफिनेटली ये फॉर्मूले पढ़ने को मिलेंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स लोगे, CS लोगे, तो डेफिनेटली ये फॉर्मूले आपको उतना यूज नहीं करेंगे, लेकिन डेफिनेटली बहुत आपके लिए केमिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूजफुल होंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात, मान लो कंप्यूटर साइंस में जाते हो, बट आप एक ऐसी इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हो जो जिसके केमिकल इंजीनियरिंग क्लाइंट्स हैं, तो और उनको ये पर्टिकुलर ऐसे ही कॉलम्स बनाने डिस्टिलेशन वाले, ठीक है, जिनसे हमारा क्रूड ऑयल डिस्टिलेट होगा, तो भी आपको जरूरत पड़ेगी इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स की अच्छे से समझने के लिए। तो इसलिए अभी से याद रखो इनको। ठीक है, फिलहाल अपनी, तो हम लोगों ने अभी तक बात कर ली है राउल्स लॉ के बारे में, किस तरह से राउल्स लॉ लिक्विड सॉल्यूशंस में हमें हेल्प करता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और उनके अमाउंट के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में। अब जो इक्वेशन हम लोगों ने राउल्स लॉ से डेवलप करी है, उसकी हेल्प से हम राउल्स लॉ के बेसिस पर प्रेशर और जो हमारा सोल्यूशन है उनके सोल्यूशन में A और B जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उनके कंपोनेंट्स के कंपोजिशन के बीच में ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो ये ग्राफ हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट इस ग्राफ को देखते हैं, और ये ग्राफ जो बनेगा ये एक्चुअल में इक्वेशन की हेल्प से बनता है। ग्राफ कुछ इस तरह से दिखता है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं ग्राफ कैसे आया है और कैसे हम लोग इस ग्राफ को एक्चुअल में स्टडी कर सकते हैं। देखो, हम लोगों को ये तो पता है कि मोस्ट केसेस में हम लोग बात कर रहे होंगे राउल्स लॉ के अंदर बाइनरी सॉल्यूशन की। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या? जब हमारे पास दो ही कंपोनेंट होंगे। अब इनमें से एक कंपोनेंट को मैं 1 मान ले रहा हूं और एक कंपोनेंट को मैं 2 मान ले रहा हूं। अब हमें यह पता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है, जैसे यहां पर मेरे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है, इसमें A और B, या ये कह सकते हो कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 इसके अंदर मिक्स थे। तो कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 यानी लिक्विड 1 और लिक्विड 2 दोनों की वेपर यहां पर हमें इस लिक्विड के ऊपर मिल रही है, और इनके वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी आ रही होगी या इनके पार्शियल प्रेशर की वैल्यू कितनी आ रही होगी, ये हम लोग राउल्स लॉ की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो वही हम लोग मान रहे हैं कि मान लो मेरे पास दो लिक्विड्स का एक बाइनरी सॉल्यूशन बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं a binary solution of two liquids, a binary solution of two liquids, 1 and 2, मतलब एक लिक्विड 1 है और एक लिक्विड 2 है। तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो लिक्विड 1 हमने मिक्स करा हुआ है
उसका जो पार्शियल प्रेशर आएगा, तो मैं यहां पर सीधे बात मेंशन कर देता हूं कि राउड लॉ के हेल्प से हम लोग क्या डिसाइड कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू राउड्स लॉ अगर हम लोग बात करें, अकॉर्डिंग टू राउड्स लॉ जो लिक्विड 1 है उसका जो पार्शियल प्रेशर आएगा सॉल्यूशन में, वो लिक्विड 1 के मोल फ्रैक्शन और उसके प्योर वेपर प्रेशर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। सिमिलरली जो लिक्विड 2 का हमारे पास कॉम्पोजिशन आएगा वो आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ 2। ये बात अभी तक आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया, समझ लिया। अब जरा अगर हम लोग इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन में ये जो प्रेशर का टर्म है, ठीक है, ये जो हमारा पार्शियल प्रेशर है ये डिपेंड कर रहा है एक्चुअल में हमारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे। देखो ये जो पर्टिकुलर प्योर वेपर प्रेशर है एक गिवन टेंपरेचर पर, हम लोगों ने ये बात बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश करी है कि इस प्योर वेपर प्रेशर को हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। इसे चेंज करने के लिए या तो हमें टेंपरेचर चेंज करना पड़ेगा या हमें लिक्विड की सरफेस पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है उन्हें बार बार चेंज करना होगा। तो ये P2 नॉट और P1 नॉट तो कांस्टेंट रहने वाले हैं, लेकिन मोल फ्रैक्शन X1 और X2 जो है ये हमारे कंट्रोल में, हम इसे अपने आप से चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने 1 और 2 लिक्विड को मिक्स करा है, तो आप एक बार 1 को 1 मोल ले लो और एक बार 2 को 2 मोल ले लो, ठीक है, या आपने एक बार 1 को 3 मोल लिया और एक बार 2 को 5 मोल लिया, तो टोटल 8 मोल बने। तो मोल फ्रैक्शन 1 और 2 का अलग अलग आएगा। और एक बार अगर आपने 5 लिया, 1 को 5 मोल ले लिए 1 के और 15 मोल ले लिए आपने क्या नाम है 2 के, तो इस हिसाब से जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो अलग अलग आएगा। तो मोल फ्रैक्शन को चेंज करने पर वेपर मिक्सचर के अंदर 1 और 2 लिक्विड की जो वेपर जाएगी उसका भी प्रेशर अलग अलग होगा। अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मोल फ्रैक्शन अगर लगातार चेंज हो सकता है और मैं इसे ट्रीट करूं x की तरह और प्रेशर उसकी वजह से चेंज होगा और इसे मैं ट्रीट करूं y की तरह, तो ये P2 नॉट एक कांस्टेंट है। अभी कांस्टेंट भले चाहे बाद में मल्टीप्लाई करा है लेकिन इसमें पहले भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो अगर मैं P2 को पहले लिख दूं तो इसे मैं लिख सकता हूं m की तरह। तो ये जो इक्वेशन बनी है ये बनी है y इक्वल टू mx, और y इक्वल टू mx टाइप की जो इक्वेशन होती है इसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसलिए आप जरा नोटिस करो यहां पर हम लोगों ने एक्चुअल में ये फर्स्ट जो हमारा लिक्विड है उसके प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ बनाया है, और ये जो ग्राफ है ये हमारे सेकेंड मिक्सचर और उसके मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ। तो ये दोनों ग्राफ ना एक ही जगह पर प्लॉट करे गए, लेकिन इन्हें रीड बिल्कुल अलग अलग तरीके से करना है। अगर आप 1 के ग्राफ को रीड करना चाहते हो तो आप इस ग्रीन लाइन को रीड करोगे, और अगर आप 2 जो लिक्विड है उसके वेपर प्रेशर को स्टडी करना चाहते हो या उसके प्रेशर को स्टडी करना चाहते हो अलग अलग कॉम्पोजिशन में, तो हमें ये ग्राफ स्टडी करना होगा। और इसी फिगर में अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर एक ग्राफ और दिया हुआ है पी टोटल का। पी टोटल का मतलब क्या है, इन दोनों लिक्विड के प्रेशर को आपको सम कर देना है, तो वो ग्राफ यहां पर आ रहा है। तो इस ग्राफ के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको बता देता हूं, उन पॉइंट्स पर आपको ऑब्जर्वेशन करना है। देखो हमें ये बात तो पता है कि चाहे हम लिक्विड 1 के लिए ग्राफ ड्रॉ करें प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, चाहे लिक्विड 2 के लिए ड्रॉ करें, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। तो पहले हम लोग पकड़ लेते हैं लिक्विड 1 को। अब लिक्विड 1 को हम लोगों ने पकड़ा है तो ये हमारे वेपर प्रेशर की एक्सिस है और ये मोल फ्रैक्शन की एक्सिस है। तो यहां पर हमारे मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 0, यानी जिस मिक्सचर के साथ हम काम कर रहे हैं उस मिक्सचर में जो 1 का मोल फ्रैक्शन है वो 0 है। 1 का मोल फ्रैक्शन 0 होने का मतलब है 1 बिल्कुल भी नहीं है। 1 बिल्कुल भी नहीं है तो जाहिर सी बात है उसकी वेपर प्रेशर भी बिल्कुल नहीं होगी। तो इसीलिए यहां पर जब मोल फ्रैक्शन 0 है तो प्रेशर भी 0 है, इसलिए ओरिजिन में मीट कर रहा है। अब धीरे धीरे अगर मैं मिक्सचर के अंदर, मान लीजिए एक मिक्सचर मैंने बनाया है और इस मिक्सचर के अंदर मेरे पास लिक्विड A और लिक्विड B दोनों प्रेजेंट है, या लिक्विड 1 और लिक्विड 2 दोनों प्रेजेंट है, लिक्विड 1 भी है और लिक्विड 2 भी है। अब जैसे जैसे लिक्विड 1 का अमाउंट मैं अगर बढ़ाता चला जाऊंगा तो लिक्विड 1 के मोल्स बढ़ेंगे तो उसका मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा, बशर्ते अभी मैं लिक्विड 2 को चेंज नहीं कर रहा हूं। तो धीरे धीरे x1 के मोल फ्रैक्शन बढ़ने लगेंगे, तो x1 हमारे पास लगातार बढ़ने लगेगा। अब देखो x1 राइट साइड पे 0 लिया है और लेफ्ट साइड पे x1 की वैल्यू 1 ली है। मोल फ्रैक्शन 0 से 1 के बीच में ही आ सकता है, क्योंकि फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है ना किसी भी गिवन होल क्वांटिटी के लिए ये हमेशा 0 से 1 के बीच में ही वेरी कर सकती है। तो यहां पर x1 लगातार बढ़ रहा है, लेट्स से यहां पर x1 हो गया 0.1, यहां पर x2 हो गया 0.2, ऐसे बढ़ते 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 लास्ट में x1 आ रहा है 1। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, एक तो x1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है हमारे पास कोई लिक्विड A नहीं है या कोई लिक्विड 1 नहीं है इस मिक्सचर के अंदर, और एक बार आ रहा है x1 इज इक्वल टू 1। तो x1 इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? x1 इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि हमारे 1 का मोल फ्रैक्शन पूरा कंप्लीट है, और x2 फिर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 और मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इनका सम हमेशा
1 के ही बराबर आएगा। तो जरा सोचो, अगर x1 की वैल्यू 1 हो रही है तो x2 को 0 होना पड़ेगा, तो वही चीज यहां पर लिखी भी है। और x2 के 0 होने का मतलब क्या है, लॉजिकल मतलब क्या है कि हमारे सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड 2 है ही नहीं। अब जरा सोचो कि लिक्विड 2 नहीं होगा तो उसका भी वेपर प्रेशर बिल्कुल नहीं मिलेगा लिक्विड के ऊपर, तो इसलिए लिक्विड 2 का वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे 0। पर फिलहाल हम लोग x1 पर अपना फोकस करते हैं और 1 के वेपर प्रेशर के बारे में बात करते हैं। तो 1 का प्रेशर यहां पर P1 नॉट आ रहा है। P1 नॉट का मतलब क्या, ये वैल्यू आ रही है। तो ये क्यों आएगा, जरा सोचो, अगर आप x1 को 1 रख दोगे तो P1 किसके बराबर होगा, P1 नॉट के। क्यों, क्योंकि भाई प्योर लिक्विड A है ना हमारे पास, प्योर लिक्विड 1 है हमारे पास। इस पर्टिकुलर मिक्सचर के अंदर अब सिर्फ लिक्विड 1 है। लिक्विड 1 होने की वजह से जो भी प्रेशर आएगा वो सिर्फ लिक्विड 1 का ही होगा, और लिक्विड 1 का एक गिवन टेम्परेचर पे प्रेशर P1 नॉट आएगा, तो इसलिए यहां पर P1 नॉट प्रेशर है। तो ये सारी लाइंस आप ड्रॉ करोगे, ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ये आपको P1 का फिगर, P1 का ग्राफ मिल जाएगा अलग अलग कॉम्पोजिशन पर इस मिक्सचर के लिए। सिमिलरली अगर हम लोग x2 को चेंज करें तो x2 यहां पर 0 है, यानी यहां पर हमारे पास प्योर लिक्विड A है, फिर यहां पर x2 = 1 हो गया, यानी प्योर लिक्विड 2 हो गया हमारे पास। तो इसका ग्राफ भी ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा, और x2 = 1 का मतलब है हमारे पास प्योर लिक्विड 2 दे रखा है यहां पर, और इसका मतलब है प्योर लिक्विड 1 है। तो प्योर लिक्विड 2 पर जो वेपर प्रेशर होगा वो आएगा P2 नॉट, ठीक है। तो यहां पर वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड 2 पर P2 नॉट। अब नोटिस करो P2 नॉट की वैल्यू P1 नॉट से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर फर्स्ट लिक्विड के कंपैरिजन में ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड लिक्विड है वो ज्यादा वेपर बना रहा है, और अगर कोई लिक्विड सेम टेम्परेचर पर किसी दूसरे लिक्विड से ज्यादा वेपर बनाएगा तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि ये जो सेकंड लिक्विड है ये ज्यादा वोलाटाइल है। तो देखो कॉमन सेंस की बात है, जो लिक्विड ज्यादा वोलाटाइल होगा वो ज्यादा इवेपोरेट होगा, ज्यादा इवेपोरेट होगा तो उसका वेपर प्रेशर भी बहुत ज्यादा आएगा। तो आई एम प्रीटी मच श्योर ये आइडिया आप सबको बड़े अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अपनी कहानी को आगे बढ़ाएं। अब देखो टोटल प्रेशर का अगर हमें ग्राफ बनाना है, टोटल प्रेशर का फिगर अगर बनाना है तो कैसे बनेगा। देखो हमें पता है टोटल प्रेशर हमेशा P1 + P2 के बराबर होगा। मान लो हम इस कॉम्पोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कॉम्पोजिशन कुछ होगा कि x1 की वैल्यू 0.7 होगी, तो x1 की वैल्यू अगर 0.7 है तो बाइनरी सॉल्यूशन में x2 अपने आप 0.3 आएगा, क्योंकि इन दोनों का सम हमेशा 1 के बराबर आना चाहिए, x1 और x2 का सम। तो मान लो इस कॉम्पोजिशन पर मुझे टोटल प्रेशर निकालना है, तो ये ग्राफ मेरे को ये बताएगा कि 0.7 प्रेशर पे जो 2 वाला ग्राफ है उसकी वजह से P2 का प्रेशर इतना आ रहा है, और जो 1 का प्रेशर है वो इतना आ रहा है। तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए हम लोग इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इससे टोटल प्रेशर निकलेगा। और आपको ये भी याद होगा कि टोटल प्रेशर का जो फॉर्मूला था वो कुछ ऐसा था, यहां पर टोटल प्रेशर का फॉर्मूला PA + PB, या फिर हम लोगों ने यहां पर पूरा ड्राइव करा था कि टोटल प्रेशर आ रहा था XA × PA नॉट प्लस XB × PB नॉट, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने ड्राइव करा है टोटल प्रेशर का फॉर्मूला XA × PA नॉट प्लस XB × PB नॉट, ये फॉर्मूला में दे रखा है। तो इस फॉर्मूले में जरा ध्यान से देखो, जब मैंने ये फॉर्मूला सिर्फ लिखा है XA के टर्म में, नोटिस करो सिर्फ XA के टर्म में, तो ये फॉर्मूला एक्चुअल में कैसी इक्वेशन फॉलो कर रहा है। अगर यहां पर टोटल प्रेशर चेंज हो रहा है, PA नॉट PB नॉट चेंज नहीं होंगे, लेकिन XA का मोल फ्रैक्शन तो चेंज हो सकता है। तो ये आ गया हमारा वेरिएबल X, फटाफट नोटिस करो, ये हमारा आ गया वेरिएबल X, ये हो गया वेरिएबल X, ये हो गया कांस्टेंट M, इसे मान लेते हैं कांस्टेंट C, और ये हो गया Y। तो ये इक्वेशन आ रही है y = mx + c, और y = mx + c का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, और y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट आएगा वो PB नॉट आएगा एक बार, ठीक है। और x अगर 0 होगा, ठीक है, x अगर 0 होगा तो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट PB नॉट आएगा, और x2 अगर 0 होगा तो उस हिसाब से आप निकालोगे। तो ये ग्राफ P टोटल का हमें मिलेगा कुछ इस तरह का, ठीक है। P टोटल का ग्राफ P1 नॉट और P2 नॉट के बीच में क्या करेगा, वेरी करेगा। क्यों, क्योंकि देखो एक्चुअल में जो P टोटल है वो P1 + P2 के बराबर है। अब सोचो x1 अगर 1 के बराबर है तो P1 नॉट के बराबर होगा, x2 अगर 0 है तो ये P2 0 होगा, तो P1 + P2 अगर निकालोगे तो सिर्फ P1 नॉट आएगा। और ऐसे ही जब यहां पर x2 1 है तो x2 की वैल्यू अगर 1 है, अगर x2 की वैल्यू 1 है तो P2 नॉट के बराबर होगा, और P1 0 होगा, तो ये प्रेशर P2 नॉट आ गया। तो हमारा जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन का वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वेरी करेगा, तो ये P टोटल का ग्राफ आएगा। और किसी भी कॉम्पोजिशन पर अगर आपको ये प्रेशर निकालना है, टोटल प्रेशर, तो उस कॉम्पोजिशन पर आप फर्स्ट गैस का प्रेशर देखो, सेकंड लिक्विड का प्रेशर देखो, और दोनों को क्या कर दो, सम कर दो, इससे आ जाएगा टोटल प्रेशर। तो ये हमारा एक्चुअल में ग्राफ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है एक्चुअल में, ये राउल्ट्स लॉ का। और ये ग्राफ मैं आपको एक बात बता दूं, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनके ऊपर क्वेश्चंस आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर हमारे स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो इसे आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट
अगर आप लोगों को अभी फिगर समझ में आया है तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मान लो मेरे पास यहां पर मोल फ्रैक्शन A1 और 2 के कुछ दे रखे थे, ये कोई कॉम्पोजिशन है। मान लेते हैं x1 के पास है तो x1 का मोल फ्रैक्शन 0.3 है और x2 का मोल फ्रैक्शन 0.7 है। तो यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, इस लाइन पे कुछ पॉइंट मेंशन कर दिए। ये पॉइंट मैंने ले लिया A, ये पॉइंट मैंने ले लिया B, ये पॉइंट मैंने ले लिया C और ये पॉइंट मैंने ले लिया D। आपको ये बताना है मेरे को कि इस सिचुएशन में जो टोटल प्रेशर आने वाला है ये क्या आएगा इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। पहला ऑप्शन मैं दे रहा हूं AB प्लस BD लाइन के बराबर आएगा। दूसरा ऑप्शन में दे रहा हूं AB प्लस AC लाइन के बराबर आएगा। थर्ड ऑप्शन में आपको दे रहा हूं कि ये AC प्लस CD के बराबर आएगा। और लास्ट ऑप्शन में आपको दे रहा हूं कि ये आ जाएगा, ये आपका बन जाएगा पर्टिकुलरली AB प्लस BC। आपको इन चारों ऑप्शन में बताना है कि एक्चुअल में P टोटल इस पर्टिकुलर फिगर से अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कौन सी दो वैल्यूज के सम के बराबर आने वाला है। ठीक है, तो 1 मिनट का टाइम दीजिए, अच्छे से सोचिए कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप सॉल्व कर लोगे। तो 1 मिनट का टाइम देकर सोचो कि आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, पहला ऑप्शन है AB और फिर BD, यानी AB लाइन में अगर BD लाइन ऐड कर दे तो हमें टोटल प्रेशर मिल जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा है। दूसरा ये कह रहा है कि AB में हमें ऐड करना होगा AC, तो AB में हम लोग ऐड कर दे AC, यानी ये और ये ऐड कर दें तो हमें टोटल प्रेशर मिलेगा। थर्ड ऑप्शन कह रहा है AC प्लस CD, AC यानी यहां से यहां तक डिस्टेंस और फिर CD, और लास्ट ऑप्शन कह रहा है AB और फिर BC ऐड कर दो तो हमें मिल जाएगा P टोटल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अब देखने में तो कई बार 3 ऑप्शन तो सेम ही लग रहे होंगे, सिर्फ लास्ट वाला ऐसा लग रहा होगा कि AB प्लस BC से AD तो नहीं बनेगा, लेकिन AB प्लस BD से AD जरूर आ जाएगा। AB प्लस AC से AB प्लस AC से एक्चुअल में AD कैसे बनेगा ये भी नहीं बन पाएगा, हमें ऐसा लग सकता है। और AC प्लस CD से हमारा पूरा का पूरा AD आ जाएगा। तो अगर आपने A या C पार्ट में से आंसर दिया है तो लेट मी टेल यू आपने गलत आंसर दिया। A या C पार्ट में से अगर आपने कोई आंसर दिया है तो गलत आंसर दिया है। जो सही आंसर है, लेट मी टेल यू, जो करेक्ट आंसर है वो है B पार्ट। क्यों है B पार्ट, जरा ध्यान से देखो। AB के बारे में अगर हम लोग बात करें तो AB जो पोर्शन है ग्राफ का वो फर्स्ट वाले ग्राफ को कट कर रहा है। फर्स्ट वाले ग्राफ को अगर कट कर रहा है तो उसका मतलब है AB एक्चुअल में इस कॉम्पोजिशन पर हमें देगा प्रेशर 1, और AC सेकंड वाले ग्राफ को कट कर रहा है, और अगर AC सेकंड वाले ग्राफ को कट कर रहा है तो AC हमें दे देगा प्रेशर 2 इसी कॉम्पोजिशन पर। तो इस कॉम्पोजिशन पर फर्स्ट लिक्विड का वेपर प्रेशर P1 आ गया, सेकंड का प्रेशर P2 आ गया। इन दोनों का सम ही किसके बराबर होगा? P टोटल के बराबर होगा। तो करेक्ट आंसर एक्चुअल में B पार्ट है। तो देखो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं अगर ये क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है इसका मतलब है आपने अभी ग्राफ को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करा है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप जेईई और नीट जैसे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हैं और बोर्ड के लिए भी बहुत ज्यादा सीरियस हैं तो आपको ना ग्राफ से इंफॉर्मेशन निकालना बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अब ग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाने लगे हैं, क्योंकि ग्राफ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है डेटा एनालिसिस के अंदर, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आगे फ्यूचर में भी। चाहे आप डॉक्टर बनो, चाहे आप इंजीनियर बनो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसीलिए ग्राफ से सही इंफॉर्मेशन निकालना, कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन निकालना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब देखो, हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े हैं ना, इसी पर बेस कुछ फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर हम लोगों ने इतनी मेहनत जो करी है, अभी तक 50-55 मिनट जो दिए हैं, क्या हमें ये कॉन्सेप्ट पकड़ में आए हैं या नहीं। इसे चेक करने का सबसे बड़ा तरीका होता है कि हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ 2 लिक्विड्स P and Q आर 80 and 60 torr। एक गिवन टेम्परेचर पर 2 लिक्विड है P और Q, इनके वेपर प्रेशर हमें गिवन है। तो मैं आपको एक एडवाइस करा करूंगा, कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करो ना तो जो उसका गिवन का डेटा है जरूर लिख लो। तो आपको वेपर प्रेशर ऑफ P पता है, यानी PP नॉट आपको पता है 80 टॉर, और PQ नॉट आपको पता है 60 टॉर। ये प्योर वेपर प्रेशर है, क्योंकि अलग अलग लिक्विड है, दोनों लिक्विड का अलग अलग दिया है। इसका मतलब है प्योर लिक्विड अलग अलग फॉर्म में थे, तो उनका हम लोगों ने आई एम सॉरी प्रेशर का डेटा नोट कर लिया है। आगे हमसे कह रहा है द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 3 मोल ऑफ P एंड 2 मोल ऑफ Q। यानी हमने NP लिया है 3 मोल और NQ लिया है हमने 2 मोल। हमने इन दोनों को एक्चुअल में मिक्स कर दिया है एक कंटेनर के अंदर। तो ऐसा करने पर इस लिक्विड मिक्सचर के ऊपर हमें क्या मिलेगा?
वेपर का मिक्सचर मिलेगा। हमसे कह रहा है कि जो वो वेपर का मिक्सचर मिलेगा उसका टोटल वेपर प्रेशर क्या है, पी टोटल निकालना है। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि हमें पी टोटल निकालना है। और कभी भी लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर आ जाए और आपको पी टोटल फाइंड आउट करना हो, ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, पी टोटल। और लिक्विड लिक्विड मिक्सचर में पी टोटल अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो तुरंत आप समझ जाना आपको अप्लाई करना पड़ेगा राउल्स। तो राउल अप्लाई करते हैं, तो राउल अप्लाई करने के लिए हमें दो चीजें और चाहिए, हमें P का मोल फ्रैक्शन और Q का मोल फ्रैक्शन और चाहिए। तो अपने सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, P और Q के मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। और आई एम प्रीटी मच श्योर आप लोगों ने अभी तक बिल्कुल सही अप्रोच लगाई होगी। P का मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा P के मोल फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय टोटल मोल फ्रैक्शन। P का मोल आपको शायद 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, सॉरी, ठीक है, और टोटल मोल 5 आ जाएंगे। तो यहां पर हम लोग रख देंगे 3 और यहां पर रख देंगे 5। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ Q अगर हम लोग निकाले तो आ जाएगा NQ अपॉन NP प्लस NQ, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ P। तो यहां पर भी 1 में से 3/5 माइनस करोगे तो 2/5 आ जाएगा दोनों केस में। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ P आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ Q आ गया। तो राउल्स लॉ की हेल्प से अब अगर मैं यहां पर राउल्स लॉ अप्लाई कर दूं तो इस मिक्सचर के ऊपर हमें जो वेपर का, इस लिक्विड मिक्सचर के ऊपर जो वेपर का मिक्सचर मिलेगा उसमें A का जो प्रेशर आएगा, या जो हमारा P का जो प्रेशर है, सॉरी यहां पर A और B नहीं है, एक्चुअल में P और Q है। तो P का जो पार्शियल प्रेशर है वो आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ P इन सॉल्यूशन इनटू टोटल वेपर या प्योर वेपर प्रेशर ऑफ P। तो ये हमें दे रखा है, XP दे रखा है 3/5 और PP नॉट हमें कितना दे रखा है, PP नॉट हमें दे रखा है, अगर हम लोग ध्यान से देखें PP नॉट हमें दे रखा है 80 टॉर। तो यहां पर वैल्यू आप रख दो 80 टॉर। अब 80 को 50 से आपने कैंसिल आउट करा, 16 5 80, 16 3 48, ठीक है। तो ये 48 टॉर आ गया एक्चुअल में पार्शियल प्रेशर ऑफ P अबव द सॉल्यूशन। अब ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं एक्चुअल में पार्शियल प्रेशर ऑफ Q। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ Q अगर निकालना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ Q आ जाएगा XQ इंटू PQ नॉट। XQ हो गया 2/5 और PQ नॉट के बारे में अगर बात करें तो PQ नॉट हमें दे रखा है 60 टॉर। तो यहां पर 60 वैल्यू आपने पुट कर दी 16 मतलब 12 5 60, 12 2 24। अब 24 टॉर और 48 टॉर को अगर हम लोग ऐड करें तो हमें मिल जाएगा टोटल प्रेशर। तो अगर मैं टोटल प्रेशर निकालना चाहता हूं, ठीक है, इफ आई वांट टू कैलकुलेट टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर आ जाएगा PP प्लस PQ। तो ये आ जाएगा 48 प्लस 24, 84 आपका बन गया 12, कैरी हुआ 1 2 4 2 6 1 7, 72 टॉर के आसपास हमारा आंसर आने वाला है। तो आपने बता दिया 72 टॉर हमारा आंसर है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 72 टॉर, जो कि A पार्ट में दिया है। और आई एम प्रीटी मच श्योर आप लोगों ने इसको निकाल लिया होगा बड़े अच्छे से। तो याद रखो, अगर आपको टोटल प्रेशर कभी भी निकालना है तो आपको एक्चुअल में ना लिक्विड के मिक्सचर के अंदर अगर राउल लॉ अप्लाई करना है तो आपको उनके प्योर वेपर प्रेशर पता होने चाहिए और उनके मोल्स या उनके अमाउंट्स पता होने चाहिए, जिससे मोल फ्रैक्शन तो कम से कम निकल ही आए। और एक बार ये निकल आया तो टोटल प्रेशर निकाल सकते हो। और एक बात और बता दूं, टोटल प्रेशर निकल आया ना तो ये लिक्विड जब इवेपोरेट हो रहे होंगे तो यहां पर वेपर मिक्सचर के अंदर P भी गया होगा और Q भी गया होगा। तो वेपर में P का कितना मोल फ्रैक्शन गया है या Q का कितना मोल फ्रैक्शन गया है, अगर आप ये निकालना चाहते हो तो ये भी निकाल सकते हो। और इसके लिए बस राउल लॉ और डाल्टन लॉ को आपको मिक्स करना पड़ेगा। देखो यहां पर एक पॉइंट मेंशन करा था ना मैंने कि राउल लॉ और डाल्टन लॉ को अगर मिक्स कर दिया जाए तो हमें वेपर में कितना P और Q गया है या वेपर में जो लिक्विड्स गए हैं उनका कॉम्पोजिशन मिल जाएगा। तो यहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से P टोटल आप निकाल चुके हो, PA नॉट आपको पता है, XA आपको पता है, YA यानी A का मोल फ्रैक्शन वेपर में कितना है वो निकल आएगा। हमें क्वेश्चन में A और B की बजाय P और Q दिया है तो P निकल आएगा, ऐसे Q भी निकाल सकते हो। तो वेपर में वो चीज कितनी गई है वो बड़े आराम से आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। चलो ऐसे ही ये एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में क्या है ना, हमने राउल जो पढ़े हैं उसमें जो प्योर वेपर प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है, मोल फ्रैक्शन है, ये सारी चीजें आपस में रिलेट होती हैं। तो जाहिर सी बात है जब भी कोई न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड आएगा डायरेक्टली तो वो आपको ना ऐसी ही इंफॉर्मेशन देंगे, प्रेशर की, मोल की या अमाउंट की इंफॉर्मेशन दे देंगे और आपसे कोई और चीज कैलकुलेट करने को बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और अमाउंट, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन अगर गिवन है तो आप आसानी से क्या लगा सकते हो, एक्चुअल में राउल लॉ लगा सकते हो, बशर्ते ये लिक्विड वोलाटाइल हो। पर लिक्विड जैसे मान लो वो ग्लिसरीन दे दिया है
ठीक है। ग्लिसरीन वोलेटाइल नहीं होता है, ग्लिसरीन को अगर आप अपने हाथ में लगाओगे तो अपने आप इवेपोरेट नहीं हो पाएगा, जैसे अल्कोहल हो जाता है, ठीक है, वाटर हो जाता है। तो अल्कोहल और वाटर इजिली वेपराइज हो जाते हैं, इजिली इवेपोरेट हो जाते हैं, इसलिए इन्हें वोलेटाइल बोलते हैं। एक बात आपको अच्छे से याद रखनी है, राउल्ट लॉ अप्लाई आप तभी कर पाओगे जब आप डील कर रहे होगे वोलेटाइल सॉल्यूशंस के साथ। वोलेटाइल लिक्विड्स के साथ अगर आप डील नहीं कर रहे हो तो राउल्ट लॉ काम नहीं करेगा, ठीक है। जैसे ग्लिसरीन हो गया, इस तरह की चीजें हो गई जो लिक्विड आसानी से इवेपोरेट नहीं होते, ठीक। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, मिक्सचर ऑफ एथाइल अल्कोहल एंड प्रोपाइल अल्कोहल हैज वेपर प्रेशर ऑफ 290 mm ऑफ मर्करी, ठीक है। टोटल वेपर प्रेशर आपको इस मिक्सचर का दे रखा है। वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल, इनमें से एक का वेपर प्रेशर प्योर वाला दे रखा है, प्योर मतलब अकेले प्रोपाइल अल्कोहल का बोला है, इसका मतलब है ये प्योर आपके पास प्रोपाइल अल्कोहल है। मोल फ्रैक्शन एथाइल अल्कोहल के दे रखे हैं, कह रहा है इट्स वेपर प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है, यानी मोल फ्रैक्शन हमें एथाइल अल्कोहल के दे रखे हैं और एथाइल अल्कोहल का ही हमें प्योर वेपर प्रेशर सेम टेंपरेचर पे फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको बोल रहा हूं बच्चा, ये क्वेश्चन ना आपके लिए होमवर्क, ताकि आपको भी ये इंडिकेशन मिल जाए कि आपने अभी तक जो लर्न करा है वो कितना अच्छे से आपने करा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आ रहा है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर मेंशन करिए कि क्या आंसर आ रहा है। और इसके साथ ही एक और क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये भी मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूं, ठीक है। ये भी मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूं ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इसके सॉल्यूशन कहां मिलेंगे, तो इससे जस्ट बाद वाले वीडियो में आपको अलग से इन 2-3 क्वेश्चन के सॉल्यूशन छोटे से वीडियो में 10-5 मिनट के वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारे सॉल्यूशन वहां पर मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो बस आपको ऐसे टाइप करना है कि सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज केमिस्ट्री कक्षा, तो आपको ये पूरी सॉल्यूशन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की लिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर सारे वीडियोस लाइन से आपको मिल जाएंगे। और जो भी होमवर्क हम लोग डिस्कस करिए, तो जहां पर वो होमवर्क आया उसके जस्ट बाद वाले वीडियो में उसके सॉल्यूशन आपके पास मेंशन होंगे छोटे से, ठीक है, ताकि आपका कंटेंट बिल्कुल अलग रहे पढ़ने वाला, और अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आप आराम से उसके सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर लें, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसे ही ये एक लास्ट क्वेश्चन और दे रखा है। तो ये 2-3 क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क में, लगातार इन्हें सॉल्व करते रहिए। और जरूरी बात बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो उसे डाउनलोड कर लीजिए। हमारे ऐप पर आपको बहुत सारा फ्री एजुकेशनल मटेरियल जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो बिल्कुल अभी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। जम के वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जितनी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे ये वीडियोस और आते जाएंगे तो हमारे ऐप पर भी ये सारे वीडियोस आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो वहां से भी आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, वहां पर और भी एक्स्ट्रा मटेरियल आपको मिलता चला जाएगा, एक्स्ट्रा वीडियोस, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत ही बेहतरीन लेवल के मिलते रहेंगे, ताकि आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन जम के कर पाएं और बड़े अच्छे से कर पाएं। तो भाई अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो के और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो इसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई इस पर्टिकुलर टॉपिक पर नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपना शेड्यूल मेंटेन कर पाए उसको रिवाइज और पढ़ने के लिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और इस पर्टिकुलर वीडियो को अगर पसंद कराया आपने तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें भी ये बहुत बेहतरीन कंटेंट इजीली एक्सेसिबल हो पाए। तो आज के लेक्चर में यही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, तब तक जम के पढ़ाई करते रहिए, जम के रिवीजन करते रहिए। इन द नेक्स्ट क्लास।